Hello champions, welcome back to Optimistic Jeet channel. In the series of modern history of India, we were discussing the chapter expansion of ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हम आधुनिक इतिहास की इस सीरीज में इस श्रेणी में हम देख रहे थे। अब यहाँ पर हमने अभी तक देखा कि बंगाल का जो विजय है, जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल है, वो किस तरीके से होता है। अब अगला हमारा नंबर है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर का, यानी कि मैसूर विजय, यानी ब्रिटिशर्स की मैसूर विजय के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं मैसूर विजय की, तो मैसूर और अंग्रेजों के बीच में 4 युद्ध होते हैं, जिनको हम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। अब चूंकि हम यहाँ पे युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, हम यहाँ पे मैसूर विजय के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि मैसूर कहाँ पे है। मैसूर जो जगह है वो कहाँ है, क्योंकि आज प्रेजेंट टाइम में मैसूर जो है वो एक टेरिटरी के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो लोग हिस्ट्री से वाकिफ नहीं हैं उनको ये जानना ज़रूरी है कि अगर हम इंडिया का मैप देखें तो जो ये पेनिनसुलर इंडिया है, यानी कि जो ये प्रायद्वीपीय भारत है, इसका जो ये हिस्सा है इसको हम बोलते हैं मैसूर। हम क्या बोलते हैं इसको? मैसूर बोलते हैं। ठीक है। अगर इसके आप ध्यान से देखें तो इसके इस तरफ यहाँ पे नदी आती है तुंगभद्रा, यहाँ पे आती है कावेरी और ऊपर यहाँ पे रहती है कृष्णा। ठीक है, ये 3 नदियों के बीच का ये क्षेत्र था मैसूर। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीज़ों को मैसूर के बारे में, जो मैसूर पर विजय किस तरीके से अंग्रेजों ने पाई थी। तो जब हम इसको देखते हैं तो जो युद्ध हुए वो हैं, पहला होता है जिसको हम बोलते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। सो इट वाज ड्यूरिंग 1767 टू 1769, 1767 से 1769 तक आपकी पहली एंग्लो या आंग्ल मैसूर युद्ध आपका होता है। दूसरा आपका 1780 से 1784 होता है, यानी कि फ्रॉम 1780 टू 1784 द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। After that, the third Anglo-Mysore War was during 1790 to 1792, and the fourth and the final Anglo-Mysore War was happened in 1799. तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध जो होते हैं, तो पहला आपका होता है 1767 से 1769 तक, दूसरा आपका होता है 1780 से 1784 तक, तीसरा आपका 1790 से 1792 और चौथा आपका 1799। अब हम आते हैं सीधे मैसूर पर और बंगाल विजय को हम पूरी तरीके से समझते हैं। ठीक है, वी विल इलेबोरेट द स्टोरी बिहाइंड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर बाय द ब्रिटिश। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट द राइज ऑफ मैसूर अंडर द लीडरशिप ऑफ हैदर अली वॉज व्यूड एज अ थ्रेट बाय द नेबरिंग स्टेट्स मराठा, निजाम ऑफ हैदराबाद एंड नवाब ऑफ कर्नाटक। हैदर अली saw the neighboring states as a threat to his मैसूर empire। अब देखिए यहाँ पे बात होती है, देखिए ये आपका ये जब हम बात कर रहे हैं मैसूर की, तो हम मैसूर की बात कर रहे हैं। अब मैसूर के अगर हम नेबर यानी कि हम पड़ोसी राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो उनमें आपके आते हैं मराठा, हैदराबाद। ठीक है, उनमें आपके आते हैं मराठा, हैदराबाद और कर्नाटक। अब जब हम मराठा, हैदराबाद और कर्नाटक की बात करते हैं तो ये इसके हो गए नेबर्स, मराठा, हैदराबाद और कर्नाटक। ये 3 इसके पड़ोसी थे। ये 3 जो है वो इसको प्रॉब्लम के रूप में देख रहे थे कि भैया हैदर अली यहाँ पे मैसूर में था उस समय, हैदर अली। जब हम इससे पहले वाला चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने आपको मैसूर का बैकग्राउंड बताया कि कैसे एक मैसूर जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन के आता है। ठीक है, और वहाँ पे पहले वुडियार शासन चलता था, उसके बाद में आता है वहाँ पे हैदर अली। तो ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जब हैदर अली यहाँ पे रूलर था तो हैदर अली के समय में मैसूर जो है वो मराठा, हैदराबाद, कर्नाटक की नज़र में
प्रॉब्लम बन रहा था कि भैया हैदर अली जो है वो एक्सपेंशन कर रहा है, विस्तारवादी नीति को लेके चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको जो है इससे बच के रहना होगा, ये हमारे लिए नुकसानदायक है। वहीं हैदर अली सोच रहा था कि जो मैसूर है इसके लिए मराठा हैदराबाद और कर्नाटक जो है वो खतरे की घंटी बजा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को अपना खतरा मान रहे थे। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो कंपनी थी उसको मिल गई अपॉर्चुनिटी कि वो मैसूर, मराठा और यहाँ तक कि पूरे साउथ इंडिया पे जो है वो इंटरफेयर कर सकें। ठीक है, वो इंटरफेयर उनको करने का मौका मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपके साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं, जो भी साउथ के एरिया हैं, वो आपस में ही कहीं ना कहीं उनमें तकरार दिख रही है, और इसका फायदा कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उठाने का पूरा कोशिश करता है। ठीक है, अब क्या होता है, वाई एंग्लो मैसूर वॉर्स। So the basic objective was to undermine the independent authority of Mysore rulers and to take over the control of administration here. अब ओवरऑल ये था कि देखिए मैसूर जो था वो ट्रेड और कॉमर्स के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट था। आप देखेंगे आपका वो सी रूट पे आ रहा है। ठीक है, वो सी रूट पे आ रहा है। सी रूट पे और भी सब है, लेकिन कोई भी सी रूट है तो वो तो जाहिर सी बात है ट्रेड और कॉमर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब उस नज़रिए से मैसूर जो था वो एक बड़ी पावर था, और जितने भी बाकी एरियाज थे, चाहे वो मराठा हो चाहे वो निज़ाम हो, उन सब के कंपनी के साथ में अच्छे रिलेशंस थे। एक मात्र मैसूर था जिसके फ्रेंडली रिलेशंस जो थे वो ब्रिटिश से नहीं थे। तो इसकी वजह से वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं इसको दबाया जाए, इस पे कब्जा किया जाए। As a result, British fought against Hyder Ali and Tipu Sultan with the help of Maratha and Nizam of Hyderabad and succeeded in capturing the Mysore state. तो इसी के बाद क्या होता है कि भैया युद्ध होते हैं मैसूर के साथ अंग्रेजों के, जिसमें अंग्रेज जो है वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठा को सम्मिलित करते हैं अपने पक्ष में और आखिरकार मैसूर को हराते हैं। तो अब हम सीधे आते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर पे। अब हम आते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 टू 69। ये हमारा अभी रिसेंट टॉपिक है। अब इसके हम रीजंस की सबसे पहले हम बात करते हैं रीजंस की। सबसे पहले क्या देखेंगे, रीजंस, कारण। अगर हम समझे तो कारण क्या है। So the friendship of Hyder Ali with the French had annoyed the English company. इंग्लिश कंपनी जो थी उसको बहुत दिक्कत हो रही थी कि भैया ये तो हमसे तो कोई दो संबंध ही नहीं रख रहा, और फ्रेंच के साथ में इसके दोस्ताना संबंध है। अब भाई जाहिर सी बात है कि फ्रांस जो कंपनी है वो राइवलरी है किसकी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो अगर कोई उससे संबंध अच्छे रख रहा है तो इनको दिक्कत तो होनी ही थी। उसके बाद द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन मैसूर एंड मद्रास गवर्नमेंट अंडर इंग्लिश इमीडिएट। तो ओवरऑल क्या था कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट था, ठीक है, सबसे पहली बात तो रीजन में आ गया इसकी फ्रेंच के साथ दोस्ती। ठीक है, दूसरा इसका हुआ बॉर्डर डिस्प्यूट। क्या हुआ, बॉर्डर डिस्प्यूट। ये दो चीजें थी इसके रीजन इस वॉर के। इसके बाद क्या होता है कि एक जगह है नॉर्दर्न सरकार। क्या है यहाँ पे, नॉर्दर्न सरकार, उत्तरी सरकार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको लेके एक समझौता होता है, जहाँ पे हम इसको आगे पढ़ेंगे अभी क्या यहाँ पे चीजें हो रही हैं। तो होता क्या है कि वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट हो जाता है। ठीक, अब जब वहाँ पे उत्तरी सरकार में डिस्प्यूट होता है, उसी डिस्प्यूट यानी कि कुछ विवाद होता है, उसी विवाद को लेके आपका शुरू होता है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है। ठीक है, तो ये आपका था इमीडिएट कॉज। क्या था, इमीडिएट कॉज यानी कि तात्कालिक कारण जो था वो यही था, नॉर्दर्न सरकार, उत्तरी सरकार। अभी हम आगे पूरा समझेंगे कि क्या होगा। The East India Company had demanded the area of northern Sarkars from the Nizam of Hyderabad due to its importance of agricultural and coastal trade. जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद से वो उत्तरी सरकार का एरिया
मांगती है, क्योंकि उसके कृषि और जो तटीय क्षेत्र है उसको उसके नज़रिए से वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। एंड बट द निज़ाम रिजेक्टेड द इंग्लिश प्रपोजल इनिशियली, बट later in 1766 signed a treaty with the company due to its poor financial and military condition. The company got the Northern Sarkar and in exchange promised to give military support to the Nizam of Hyderabad against the Mysore state. अब क्या होता है कि अंग्रेज पहले मांगा उन्होंने ये नॉर्दर्न सरकार का हिस्सा, कि ये किसके अंडर में था, ये अंडर में था हैदराबाद के, ठीक है, हैदराबाद के अंडर में था नॉर्दर्न सरकार। हैदराबाद से मांगा कंपनी ने, तो हुआ क्या यहाँ पे, पहले तो इनिशियली रिजेक्ट कर दिया, फिर 1766 में उनको ये मानना पड़ा। क्यों हैदराबाद ने माना 1766 में? क्योंकि उस समय इनकी जो माली हालत थी, जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, वो बहुत खराब थी। फाइनेंशियल कंडीशन हैदराबाद की बहुत खराब हो चुकी थी, जिसके चलते उन्हें कुछ गेन करना था, उन्हें कुछ फायदा चाहिए था। तो हैदराबाद ने क्या किया कि 1766 में कंपनी का ये प्रपोजल कि नॉर्दर्न सरकार उसको दे दे, मान लिया। और जब ये प्रपोजल मान लिया तो कंपनी ने बदले में क्या किया, इसके लिए कहा कि मैसूर से जब तुम वॉर करोगे ना, मैसूर से तुम्हारी दुश्मनी चल रही है, तुम मैसूर को तो पसंद करते नहीं हो, तो जब तुम्हारी मैसूर से वॉर चलेगी तो उसमें तुमको हम अपने सैनिक देंगे, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो ये हो गया यहाँ तक की स्टोरी। Then, meanwhile, Nizam of Hyderabad had formed an alliance with the Marathas to contain the expansionist policy of Hyder Ali. Hence, a tripartite treaty was signed in 1766 between English, Maratha and Nizam of Hyderabad against the state of Mysore. अब यहाँ पे 1766 में होती है आपकी ट्राई पार्टाइट, क्या होती है आपकी ट्राई पार्टाइट ट्रीटी होती है, जिसको हम बोलते हैं त्रिपक्षीय समझौता या त्रिपक्षीय संधि। त्रिपक्षीय संधि यहाँ पे होगी, और किसके बीच में होगी, 1766 में हो रही है, ठीक है। तो एक तो आपका सबसे पहले हो गया यहाँ पे कंपनी, ध्यान रखिएगा सारे पॉइंट। तो 1766 में 1766 में जो त्रिपक्षीय संधि हो रही है, ट्राइपार्टाइट ट्रीटी हो रही है, वो किसके बीच में हो रही है, कंपनी। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे ये आपका आएगा हैदराबाद, क्या आएगा, हैदराबाद। और तीसरा आपका आएगा मराठा, ठीक है। और ये तीनों किसके अगेंस्ट में है, वर्सेस मैसूर। तो भैया देखो, इन लोगों का कहना था कि जो हैदर अली है मैसूर का उस समय का जो शासक है, वो कहीं ना कहीं एक्सपेंशनिस्ट है, यानी कि विस्तारवादी राजा है, और उससे हमको खतरा है। तो इससे बचने के लिए हमको इससे युद्ध करके इसको हरा देना होगा, और अकेले हमको खतरा है तो हम क्या करेंगे, हम मिल के गुट बनाते हैं और उसको पराजित करते हैं। तो उसके लिए 1766 में ट्राईपार्टाइट ट्रीटी होती है, त्रिपक्षीय संधि होती है। यही इसी समय जब कंपनी ने हैदराबाद से कहा था कि नॉर्दर्न सरकार हमको दे दो, और बदले में हम तुम्हें मैसूर के साथ जब तुम युद्ध करोगे तो उसमें हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे जब हैदराबाद ये चीज मान लेता है, तो उसी समय हैदराबाद मराठा को भी इन्वॉल्व करता है, मराठा से भी बात करता है कि भैया देखो ऐसा हमारा पड़ोसी, इससे हमको निपटना होगा। तो यहाँ पे फिर होती है ट्राईपार्टाइट ट्रीटी 1766 में, कंपनी, हैदराबाद और मराठा के बीच में। देखिए स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नहीं तो आपको ये रटना पड़ेगा ट्राईपार्टाइट ट्रीटी, नहीं तो अगर आपने ऐसे ही पढ़ा है कि मैसूर के पड़ोसी कौन कौन से हैं और क्या नॉर्दर्न सरकार की कहानी है, कैसे नॉर्दर्न सरकार जो है वो अंग्रेज चाहते थे, और जब अंग्रेजों को वो मिलता है तो उसके बदले वो जो है हैदराबाद को क्या दे रहे हैं, और हैदराबाद फिर जब मैसूर को दबाना चाहता है, मैसूर से बचना चाहता है, तो वो अंग्रेजों की मदद लेता है और अपने पड़ोसी मराठा को भी इन्वॉल्व करता है। और वह जब ये तीन मिल गए तो यही हो गई त्रिपक्षीय संधि, यानी कि ट्राईपार्टाइट ट्रीटी 1767 की। यहाँ तक की स्टोरी हमने देखी। Even Hyder Ali was also resented with the English as they had established a fortified outpost at Vellore. तो वेल्लोर में जब एक फोर्टिफाइड यानी कि किला बंद जो है वहां पे एक पोस्ट बना लेते हैं अंग्रेज, तो उससे वैसे भी वो नाराज चल रहा था। जो हैदर अली था उस समय मैसूर का जो शासक था, वो वैसे भी उन लोगों से नाराज चल रहा था।
अब हम देखते हैं कोर्स ऑफ वॉर। द कंपनी मराठाज एंड निजाम ऑफ हैदराबाद अटैक द मैसूर इन 1766। However, Hyder Ali successfully persuaded the Nizam and Maratha to join him against the English. As a result, the Mysore launched an offensive attack against the company and reached up to the gates of Madras. And he forced the Madras Council to sign the Treaty of Madras on his terms in 1769. And the Treaty of Madras, through this treaty, both the powers decided to help each other in case of attack by the third party. क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, जब 1766 में ये लोग प्लान करते हैं, ये संधि हो गई 1766 में। अब यहाँ प्लान होता है वॉर का, वॉर अगेंस्ट मैसूर। अब मैसूर का राजा है हैदर अली, वो है बहुत तेज। वो क्या करता है, पहले जाके मिल लेगा, किससे मिल लेगा, हैदराबाद के निजाम से और मराठा से, हैदराबाद के निजाम से और मराठा से, और कैसे भी करके उनको मना लेता है कि वो अंग्रेजों के विरुद्ध इसका साथ दे, ना कि अंग्रेजों का साथ दे। ठीक है, इन लोगों को ये मना लेता है। इसके बाद जो युद्ध होता है उसमें ये आसानी से जीत जाता है और जाके पहुंच जाता है मद्रास तक। ठीक है, अब मद्रास जो है वो वहाँ पे मद्रास काउंसिल है। ठीक है, वहाँ पे क्या है, मद्रास काउंसिल, यानी जो कंपनी की काउंसिल थी मद्रास में, वहाँ तक ये पहुँचता है, गेट ऑफ मद्रास तक पहुँच जाता है। और जब गेट ऑफ मद्रास पे जाता है, क्योंकि ये युद्ध में जीत के वहाँ तक पहुँच रहा है, जीतता हुआ आ रहा है, तो मद्रास काउंसिल जो है, जो मद्रास परिषद थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको मजबूरी में आपके हैदर अली की शर्तों पे उसको संधि यानी कि समझौता जो है वो करना पड़ता है, जिसको जो ये होती है 1769 में। तो यहाँ पे जीत के वो पहुंचेगा मद्रास। फिर मद्रास में है मद्रास काउंसिल, मद्रास काउंसिल। और जो मद्रास काउंसिल है ये क्या करती है, ये ट्रिटी पे साइन कर देती है। कब, 1769 में। 1769 में मद्रास ट्रिटी पे साइन कर देती है। और यहाँ इस ट्रिटी में समझौता होता है कि भैया ऐसा है, मैसूर के राजा हैदर अली कहते हैं अंग्रेजों से कि आप जब मुझे ज़रूरत होगी, जब हमारा युद्ध होगा, तो आप मुझे अपनी सेना देंगे, आप मेरा साथ देंगे मेरे किसी भी संघर्ष में। ठीक है, अगर कोई भी हमारे आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी, अगर हमारे आपके या हमारे ऊपर कोई थर्ड पार्टी अगर आती है, तो हम दोनों मिलकर उससे युद्ध लड़ेंगे। इस प्रकार मद्रास की संधि जो है वो 1769 में साइन हो जाती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास, मद्रास की संधि। यहाँ तक चीज़ें याद रहेंगी, सारा कुछ कहानी आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो नॉर्दर्न सरकार की वजह से फिलहाल युद्ध शुरू हो जाता है और उसमें विजय होते हैं हैदर अली। अब हैदर अली विजय हो गए, 1769 में मद्रास की संधि हो गई हैदर अली की शर्तों पे। मद्रास काउंसिल ने उसकी सभी शर्तों को मानना तो पड़ेगा ही, वो जीता था तो मानना तो पड़ेगा ही। इसके बाद आपका आता है 1771 के बाद की कहानी चलती है, जहां पे हम बात करेंगे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की। ठीक है, जब हम सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की बात करते हैं तो एंग्लो मैसूर वॉर, जब हम सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की बात करते हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं, तो वो होता है 1780 से 1784 तक। यहां तक सब चीजें क्लियर हैं तो आप आगे बढ़ जाइए, और नहीं तो आप चाहें तो एक बार फिर से रिपीट करके उसको थोड़ा सा स्पीड कम ज़्यादा करके एक बार देख लीजिए, कोई ऐसा पॉइंट छूटा तो नहीं है कि जो आपको जिसकी वजह से आपको समझ में ना आए। तो अब हम आते हैं दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध पे, तो इसके रीजंस देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द रीजंस। तो इन 1771 मराठाज इन्वेडेड द स्टेट ऑफ मैसूर एंड इंग्लिश कंपनी डिड नॉट अराइव फॉर द हेल्प ऑफ हैदर अली। दिस वॉज द वायलेशन ऑफ Treaty of Madras 1769. On the other hand, French was providing all the necessary arms and ammunition to the Mysore from Mahe territory under French control. तो अब देखिए क्या हो रहा है, 1771 में मराठा जो हैं, जब हम बात करेंगे रीजन्स की,
तो 1771 में 1771 में मराठा करते हैं इन्वेड, यानी कि आक्रमण। कहाँ पे? मैसूर में। मराठा मैसूर पे आक्रमण करते हैं। अब मद्रास की संधि में, जो 1769 में मद्रास की संधि हुई थी 1769 में, उसमें क्या हुआ था कि भैया आपके ऊपर या हमारे ऊपर, यानी कि मैसूर के ऊपर या अंग्रेज कंपनी के ऊपर कोई तीसरा पार्टी आक्रमण करती है तो हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। अब मराठा ने तो इन्वेड कर दिया, मराठा ने तो आक्रमण कर दिया, लेकिन मैसूर की हेल्प करने इंग्लिश नहीं आए, इंग्लिश यहाँ पे नहीं आए। तो ये तो वायलेशन हो गया ट्रीटी का। अब ये क्या हो गया? वायलेशन ऑफ ट्रीटी ऑफ मद्रास। 1769 की जो ट्रीटी थी, मद्रास की संधि, उसका ये उल्लंघन हुआ। और दूसरी तरफ क्या चल रहा था? जो फ्रांस कंपनी थी, फ्रेंच जो थे, वो सभी जरूरी हथियार वगैरह दे रहे थे। किसको? मैसूर को। कहाँ से दे रहे थे? माहे से। जो मैसूर है, इसको फ्रेंच हथियार वगैरह दे रहे थे। कहाँ से? माहे से। माहे क्या था? माहे आपका था टेरिटरी अंडर फ्रेंच कंट्रोल। ये फ्रेंच कंट्रोल के, फ्रेंच कंट्रोल में आने वाला क्षेत्र था। ठीक है, ये फ्रेंच कंट्रोल यानी फ्रांसीसी नियंत्रण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र था आपका माहे। वहां से वो आर्म्स वगैरह यानी कि हथियार वगैरह उपलब्ध करा रहे थे। अब उधर एक तरफ और चल रहा था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और इधर क्या चल रहा है? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1775 में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा है ब्रिटिशर्स से। ठीक। अब वहां पे अमेरिका की हेल्प कौन कर रहा है? फ्रांस कर रहा है। तो भैया फ्रांस अमेरिका वाले मैटर में भी अंग्रेजों के विरुद्ध, इंडिया में भी अंग्रेजों के विरुद्ध। क्यों? क्योंकि जैसे अंग्रेज थे वो मैसूर के खिलाफ थे, लेकिन मैसूर को सपोर्ट कर रहे थे फ्रांस। तो फ्रांस अमेरिका में भी उसको विरोध कर रहे थे, उसके अगेंस्ट में थे, और यहां भी उसके अगेंस्ट में थे। तो अब ये सब कुछ रीजंस बनते हैं। जो आपकी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर है, द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध है, वो उसके कुछ कारणों में से एक थे। अब अचानक से ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से युद्ध छिड़ जाता है? तो अगर हम बात करें इमीडिएट कॉज की, तो इन दिस द कंपनी हैड लॉन्च्ड एन अटैक टू कैप्चर माहे विच वाज अ डायरेक्ट चैलेंज टू हैदर अली। द कॉन्फ्लिक्ट वाज फर्दर aggravated when the English forces trespassed on Hyder's territory to take over the control of Guntur in northern Sarkar. The English capture of Mahe caused to be an immediate factor for the Second Anglo-Mysore War. तो होता क्या है? अब जो ये माहे है यहाँ पे, ठीक है, इस पे सबसे पहली बात तो कंपनी अटैक कर देती है। अटैक बाय कंपनी। अब यहाँ पे जब माहे पे अटैक करती है कंपनी, अब माहे किसका है? फ्रेंच का है। फ्रेंच किसके दोस्त हैं? हैदर अली के हैं। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ? हैदर अली के अगेंस्ट में यहाँ पे काम हुआ, और यहाँ तक भी ठीक था। फिर ये बवाल और तब बढ़ा जब नॉर्दर्न सरकार में, ठीक है, एक जगह थी। एक तो ये हो गया इमीडिएट कॉज में कि अटैक कर दिया कंपनी ने माहे पे। उसके बाद दूसरा था नॉर्दर्न सरकार में एक जगह थी गुंटूर। क्या थी? गुंटूर। तो गुंटूर पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं ब्रिटिश। तो भैया हैदर अली पागल हो जाता है, वो कहता है अब तो भैया इन लोगों से लड़ना पड़ेगा, इन लोगों की अब अति हो रही है। तो इसकी वजह से हो जाती है बढ़िया वाला युद्ध, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जिसे हम बोलते हैं। वो 1780 में होता है और 1784 तक चलता है। अब जब यहां तक हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कोर्स ऑफ वॉर। ठीक है, अब हम देखेंगे कोर्स ऑफ वॉर।
मतलब अब हम युद्ध देख रहे हैं क्या होता है कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे जब हम पार्टीज की बात करते हैं तो एक तरफ तो इंग्लिश है, एक तरफ मैसूर है। अब इंग्लिश के सपोर्ट में अगर हम देखें, सपोर्ट ऑफ इंग्लिश, तो ये मराठा है और हैदराबाद है। मराठा और निजाम ऑफ हैदराबाद वर द सपोर्टर्स ऑफ इंग्लिश एंड सपोर्टर ऑफ, इफ वी सी द सपोर्टर ऑफ मैसूर, so it will be French. Who is supporter of Mysore is French under Admiral Suffren. एडमिरल थे यहाँ पे इस समय सफरेन। इनका पूरा नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कम से कम चीजें में पढ़ के ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको गेन करना है। तो सफरेन एडमिरल थे, उनके अंडर में जो फ्रेंच कंपनी थी वो मैसूर को सपोर्ट कर रही थी इस युद्ध में। और ये आए थे आपके 1782 में इंडिया आए थे। कब आए थे? 1782 में इंडिया आए थे। ये सारे फैक्ट आपको लाइन टू लाइन लिखने हैं, याद रखने हैं, सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे जीत जाएंगे इंग्लिश, वोन इंग्लिश जो है वो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जीत जाते हैं। और इसी बीच में एक होता है बैटल ऑफ पोर्टो नोवो। क्या होता है? बैटल ऑफ पोर्टो नोवो। पोर्टो नोवो का युद्ध ये होता है 1781 में। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आए पोर्टो नोवो का युद्ध कब हुआ था, बैटल ऑफ, व्हेन द बैटल ऑफ पोर्टो नोवो अकर्ड, तो इट आंसर विल बी 1781। 1781 में आपका पोर्टो नोवो का युद्ध होता है, जहां पे सर आयर कूट हैं। कौन है? सर आयर कूट हैं। किसका? कहाँ है सर आयर कूट? आप जान ही रहे हैं, ब्रिटिशर्स के हैं। ये यही डिफीटेड हैदर अली, डिफीटेड हैदर अली। हैदर अली died in 1782 and his son टीपू सुल्तान continued war। तो 1781 में यहाँ हैदर अली को हराते हैं सर आयर कूट। ठीक है, अंग्रेजी सेना हराती है मैसूर की सेना को। और उसी समय 1782 में उसके बाद डेथ हो जाती है हैदर अली की। ठीक है, इनकी हो गई डेथ। तो इनका बेटा है टीपू सुल्तान, फिर उसके बाद में वो वॉर को कंटिन्यू करता है। यहां तक चीजें क्लियर हैं? वो टीपू सुल्तान जो है वो वॉर को कंटिन्यू करता है, द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध को आगे बढ़ाता है। और इसी बीच क्या होता है कि जो युद्ध चल रहा था उधर, ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था ना, अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी जो 1775 वाली, तो वो उसी बीच खत्म हो जाती है। और जब वो लड़ाई खत्म हो गई तो जो फ्रांस के आपके एडमिरल थे सफ्रेन, ठीक है, फ्रांस के आपके एडमिरल थे सफ्रेन, वो वापस चले जाते हैं, उनको वापस बुला लिया जाता है। अब जब उनको वापस बुला लिया गया तो मैसूर थोड़ा सा कमजोर हो गया, क्योंकि वो बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे थे उनको। जो फ्रांसीसी थे, जो ये एडमिरल थे, ये बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे थे। अब वो चले गए तो थोड़ा सा फ्रांस जो है वो मैसूर जो है वो कमजोर पड़ जाता है। इसके बाद होती है ट्रिटी ऑफ मंगलौर। इस युद्ध में अगर हम देखें तो हम कह तो रहे कि इंग्लिश जीते, लेकिन ये युद्ध लगातार चलता ही जा रहा था। बेसिकली इसमें जीत अगर हम देखें तो बहुत क्लियर कोई इसमें विन ना अंग्रेजों की हुई थी, और खैर मैसूर की तो नहीं ही हुई थी। तो अब क्या होगा? अब होगी ट्रिटी ऑफ मंगलौर। क्या होगी? ट्रिटी ऑफ मंगलौर, मंगलौर की संधि। ये होगी 1784 में। क्या होगा इस ट्रिटी में? इट वॉज साइंड बेस्ड ऑन म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ ईच अदर्स टेरिटरीज। द ट्रिटी ऑफ मंगलौर वॉज द लास्ट ब्रिटिश ट्रिटी विद एन इंडियन रूलर ऑन इक्वल फुटिंग।
ये देखिए यहाँ पे संधि में क्या हुआ, इन दोनों के बीच में समझौता होता है, किसके बीच में होती है, तो भैया ये होगी इंग्लिश एंड मैसूर के बीच में, ठीक है, इंग्लिश और मैसूर के बीच में आपकी होती है ट्रीटी ऑफ मंगलौर 1784 में। और इसमें कहा जाता है कि दोनों लोग अपनी अपनी जगह वापस चले जाएंगे, मतलब जिसका जो एरिया था वो उतने में वापस चले जाएंगे, कोई किसी का एरिया नहीं लेगा, ना हम आपको कुछ देंगे ना आप हमको कुछ दोगे। तो यहाँ पे इक्वल फुटिंग, मतलब एक समान कद पे दोनों लोगों ने समझौता किया, बराबरी पे समझौता हुआ था। यहाँ पे ना अंग्रेज ऊपर थे और ना यहाँ पे आपके टीपू सुल्तान यानी कि मैसूर जो है ऊपर था, दोनों में से कोई भी ऊपर नहीं था, दोनों एक पलड़े पे थे। और ये वो आखिरी संधि है अंग्रेजों की, जो आपकी संधि है मंगलौर की, जो 1784 में होती है, वो अंग्रेजों द्वारा की गई वो आखिरी संधि है पूरे इतिहास की, जहां पे वो एक बराबरी पे संधि करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हर संधि में, इसके बाद आने वाली हर संधि में अंग्रेज जो हैं वो हम पर हावी रहते हैं, हर संधि में अंग्रेजों की बात का प्रेशर का दबाव चलता है। ये आखिरी संधि थी जहां पे वो एक बराबर स्थिति में संधि करते हैं। अब यहां तक हो जाता है आपका सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है वो समाप्त होता है इस संधि के साथ में। इसके बाद आपका आता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर फ्रॉम 1790 to 1792. When we will discuss the reasons for this, the first one will, the Lord Cornwallis had become the governor of Bengal in 1786. He successfully convinced the Marathas and Nizam to be the British side. The French and Turks provided help to the Tipu Sultan. However, Tipu's attack on Travancore provided an immediate pretext for the Third Anglo-Mysore War. यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, अब हम यहाँ पे आपकी एंट्री होगी लॉर्ड कॉर्नवालिस की। स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी बहुत नाम में होगी तो उसको संभाल लीजिएगा, आप स्टोरी, फैक्ट और मेरी बातों को ध्यान दीजिए, वो आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग्स वगैरह आप जब अभी कोई बुक रीड करेंगे तो चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएंगी आपकी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं वो गवर्नर जनरल बनते हैं बंगाल के 1786 में, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ही सक्सेस, और उसने क्या किया, मराठा और निजाम को अपने साइड फिर से कर लिया, मराठा और निजाम इनको अपने साइड कर लिया। अब जब इसको अपने साइड कर लिया और इधर फ्रेंच और जो टर्क्स थे, इधर दूसरी तरफ क्या चल रहा है, फ्रेंच और टर्क्स, ये दोनों क्या कर रहे हैं, तो फ्रेंच और टर्क जो है वो टीपू सुल्तान को हेल्प कर रहे हैं, हेल्पिंग टीपू। अब उसी के बाद में टीपू अटैक कर देते हैं त्रावणकोर पे। टीपू कहाँ अटैक करते हैं, त्रावणकोर पे, और वही जो है वो तात्कालिक कारण बनता है उस युद्ध का। क्या होता है, वाई टीपू वेंट टू त्रावणकोर, हियर कम्स द बॉर्डर डिस्प्यूट, द राजा ऑफ त्रावणकोर had purchased Jaiकोट्टई and Karanganore from the Dutch in Cochin. Though it was a tributary state of Mysore, Tipu saw that as a violation of his sovereign rights and launched an attack on Travancore in 1790. अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, एक तो आपने ये देखा कि गवर्नर जनरल बन गए हैं 1786 में कॉर्नवालिस, वो मराठा निजाम को अपने साइड कर लिए, क्योंकि प्लान तो पहले से था कि भैया हमको तो इधर लड़ना है। इधर फ्रेंच और टर्क्स जो है वो टीपू को हेल्प कर ही रहे हैं, और इमीडिएट कॉज आपका बनता है कि टीपू जाता है त्रावणकोर पे, टीपू ऑन त्रावणकोर। अब टीपू त्रावणकोर क्यों जाता है, इसके पीछे कहानी है, इस कहानी को समझिए। जो त्रावणकोर का राजा था उसने क्या किया, उसने डच से, यहाँ का राजा है, इसने क्या किया, डच से एक जगह खरीदी,
डच से परचेज किया। क्या परचेज किया? राजा ने डच से परचेज किया जई कोट्टई और करंगानोर। जई कोट्टई और करंगानोर, ये दो जगह खरीदी और डच से खरीद ली। कहाँ पे थी ये दोनों जगह? ये आपकी बेसिकली थी कोचीन में। ये कहाँ पे थी आपकी? कोचीन में थी। ठीक है, जई कोट्टई और करंगानोर आपका है कोचीन में। और कोचीन जो है वो था ट्रिब्यूटरी स्टेट, मतलब कि एक सहायक क्षेत्र था, या उसकी शाखा थी। मतलब जो आपका मैसूर था, मैसूर का एक हिस्सा था, मैसूर की एक शाखा थी कोचीन। तो भैया भले ही ये डच के अंडर में था, लेकिन वो था तो मैसूर का हिस्सा। तो भैया आपने बिना उस इसके राजा से बात किए, त्रावणकोर के राजा ने बिना इनसे बात किए, किससे? आपके टीपू सुल्तान से, और डच से उसको सीधे खरीद लिया। तो भाई उसकी संप्रभुता पे तो आघात हुआ ना, कि जहां का वो राजा है वहां की चीज आपने बिना उससे पूछे किसी से खरीद ली। तो अब इसके बाद क्या होगा? ये टीपू सुल्तान 1790 में कर देगा चढ़ाई त्रावणकोर पे। 1790 में त्रावणकोर पे चढ़ाई कर देगा। और जो त्रावणकोर का राजा है, इसके फ्रेंडली रिलेशंस हैं। किसके साथ? कंपनी के साथ में। त्रावणकोर के राजा के फ्रेंडली रिलेशन है कंपनी के साथ में। तो ये पूरी स्टोरी आप समझ रहे हैं। डच से कोचीन के जई कोट्टई और करंगानोर खरीदा। बेसिकली वो आता था मैसूर के अंडर में, मैसूर का राजा था टीपू। आपने राजा से बिना पूछे कोई सी चीज पे कब्जा कर लिया, किसी को पैसे दे के या किसी से खरीद के। आपने कब्जा कर लिया है, भले आपने किसी को पैसे दिए, लेकिन आपने राजा से तो बात की ही नहीं। तो राजा की जो संप्रभुता का हनन हो गया, ठीक है, उसके सोवरेन राइट्स जो है वो वायलेट हुए। और गुस्से में उसने 1790 में जो राजा थे, कहाँ के? त्रावणकोर के राजा थे, उन पे अटैक कर दिया। अब भैया इसके दोस्त हैं अंग्रेज। अब जब इसके ऊपर हमला हुआ तो अंग्रेज क्या करेंगे? आएंगे और इससे लड़ेंगे कि भाई तुमने हमारे दोस्त को कैसे मारा। तो इस तरीके से आपका होता है थर्ड वॉर ऑफ एंग्लो मैसूर। एंग्लो मैसूर जो है वो आंग्ल मैसूर का तृतीय युद्ध आपका शुरू होता है। और इसमें जब हम देखते हैं कोर्स ऑफ वॉर, हम क्या देखते हैं? कोर्स ऑफ वॉर। तो कोर्स ऑफ वॉर जब हम इसका देखते हैं तो इसमें फिर वही साइड की अगर हम बात करें तो मैसूर है वर्सेस इंग्लिश है। इंग्लिश के साथ में है निजाम और मराठा। मैसूर के साथ में कौन है? निजाम और सॉरी, अंग्रेजों के साथ में निजाम और मराठा। और इसके साथ में है फ्रेंच और टर्की, फ्रेंच एंड टर्की। लेकिन इस बार सामने से नहीं है, ठीक है, इस बार इनडायरेक्ट है। अभी तक तो खुल के सामने से कर रहे थे, अब की बार इनडायरेक्ट हो गया, सामने से नहीं कर रहे हैं वो। अब इसके बाद क्या होगा? ब्रिटिश जीत जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा? वोन बाय ब्रिटिश। जब ब्रिटिश जीत गए तो इसके बाद होती है ट्रीटी, जिसको हम बोलते हैं, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपकी होगी ट्रीटी, जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सेरिंगपटम। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपटम ये आपकी होती है 1792, 1792। 1792 में आपकी होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। और इसमें क्या होगा? टीपू हैड टू सरेंडर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द ब्रिटिश एंड इट्स एलाइज। ठीक, चलिए हम बाकी चीजें हम आगे बताते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर पहली बार तो आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके करिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम में, श्रीरंगपट्टम में जो 1792 में हो रही है,
उसमें कहा गया कि जो मैसूर है यानी कि जो टीपू सुल्तान है वो अपना आधा क्षेत्र, जो ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, उसमें जो एलाइज थी अंग्रेजों की, अंग्रेज वो उनको दे देंगे आधा अपना क्षेत्र। कौन दे देगा? टीपू सुल्तान, यानी मैसूर का आधा क्षेत्र दे दिया जाएगा अंग्रेजों और उसके एलाइज यानी कि उसके दोस्तों को। और उसके अलावा क्या हुआ? कंपनी ने एक्वायर किया, हम लोग देख रहे हैं, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम, 1792। इसमें सबसे पहले होगा ये कि हाफ टेरिटरी वो दे देगा टू इंग्लिश एंड एलाइज, मतलब कि अंग्रेजों और उसके साथियों को अपनी आधी टेरिटरी देगा टीपू सुल्तान। उसके बाद कंपनी को मिलेंगी 3 जगहें। कंपनी को क्या मिला? बारामहल, डिंडीगुल और मालाबार। बारामहल, डिंडीगुल और मालाबार। तो सेरिंगपट्टम की संधि से अंग्रेजों को क्या मिलता है? बारामहल, डिंडीगुल और मालाबार का क्षेत्र। मराठा गेन द टेरिटरी ऑफ तुंगभद्रा साइड। मराठा, अगर हम बात करें, मराठा को क्या मिलता है? टेरिटरी ऑफ तुंगभद्रा साइड, जो तुंगभद्रा नदी की तरफ का क्षेत्र था वो मिलता है मराठा को। और इसके बाद हम देखते हैं निजाम को, तो निजाम को मिलता है टेरिटरीज फ्रॉम कृष्णा टू बियॉन्ड द पेन्नार। निजाम को कहां की मिलती है? रिवर कृष्णा टू बियॉन्ड पेन्नार। तो ये जगह मिल जाती है आपके निजाम को। एंड टीपू हैड टू पे वार इंडेमनिटी ऑफ ₹3 करोड़। तो 3 करोड़, तो वार इंडेमनिटी कितनी दे रहा है, यानी कि जो हर्जाना होगा इस युद्ध का, ये है ₹3 करोड़। और चूंकि ये 3 करोड़ का हर्जाना टीपू सुल्तान तुरंत नहीं दे पाता है, जिसके चलते उसके जो बच्चे थे, उसके जो 2 बच्चे थे उनको वो प्रिजनर के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस ले जाता है। ठीक है, इनको प्रिजनर बना के कॉर्नवालिस ले जाता है। कौन ले जाएगा? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस उनको लेकर चला जाता है। आफ्टर लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन सोर बिकेम द गवर्नर जनरल एंड ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन टुवर्ड्स मैसूर। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। अब यहाँ पर देखिए, ये हो गए सारा ट्रीटी के बारे में, हमने सारा कुछ पढ़ लिया। जब भी अगर कभी आपसे चर्चा हो कि सेरिंगपट्टम की संधि में जो 1792 में होती है, यानी कि ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम विच वॉज ऑकर्ड इन 1792, गिव द ब्रीफ पॉइंट्स अबाउट दैट ट्रीटी, तो देन यू कैन गिव दीज सॉलिड पॉइंट्स। ये सभी आपके श्रीरंगपट्टम संधि के मुख्य बिंदु हैं, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। अब इन सब के बाद में क्या होगा कि आपके अगले जो गवर्नर जनरल बनते हैं वो है सर जॉन सोर। कौन है? इन सब के बाद में सर जॉन सोर आते हैं और वो एक पॉलिसी लेके आते हैं जिसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, अहस्तक्षेप की नीति। क्या बोलते हैं? हस्तक्षेप की नीति, इसको बोलते हैं हस्तक्षेप की नीति। मतलब कि हस्तक्षेप हम नहीं करेंगे, किसके साथ में? मैसूर के साथ में। मैसूर के साथ, मैसूर में हम कोई भी हस्तक्षेप, कोई भी इंटरवेंशन नहीं करेंगे। इसीलिए उनको
फादर ऑफ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन भी कहते हैं। पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन के फादर आपके कहे जाते हैं कौन? सर जॉन शोर। हु इज द फादर ऑफ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन? अहस्तक्षेप की नीति के पिता या जनक किसे कहा जाता है? सर जॉन शोर को कहा जाता है। और ये सबसे पहले किसके साथ में ये करते हैं, पॉलिसी किसके साथ अपनाते हैं ये नीति? तो वो अपनाते हैं मैसूर के साथ में, कि मैसूर के अब हम मैसूर के साथ कोई हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम कोई दखल नहीं देंगे। तो ये इसी के साथ आपका थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नोट डाउन इसको कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर पे। चतुर्थ या चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो आपका होगा 1799 1799 में होगा वो। अभी तक की सभी चीजें अगर समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और पहली बार आए हैं तो आपने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो पहले जाके प्लेलिस्ट में आप इसके पहले के लेक्चर्स को जरूर देख लें। जितना डिटेल्ड हम बता दे रहे हैं इतना डिटेल्ड आपको कहीं नहीं मिलने वाला। और जो भी कुछ आपको डाउट है, पर्सनल नंबर आप लोगों के पास में मेरा होगा, जिनके पास में नहीं है वो एक बार फिर से नोट कर लें। 8368616092 8368616092। कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीज़ें आपको प्रॉब्लमेटिक लग रही हैं, आप सीधे एक मैसेज डालिए या वॉइस नोट भेजिए टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे। कॉल नहीं करिए, केवल मैसेज करिएगा, क्योंकि दिन भर फिर कॉल ही अटेंड करते रहेंगे। जो हमारा फ़ोन लिए बैठे हुए हैं भाई साहब, वो दिन भर आपके फ़ोन ही रिसीव करते रहेंगे, फिर हमारी जो वो काम हमारे लिए कर सकते हैं वो कर नहीं पाएंगे। तो आप लोग जो क्वेरी है वो पर्सनली भेजिए, जो भी होगा जैसे भी करके हम आपकी वो क्वेरी जरूर सॉल्व करेंगे जल्दी से जल्दी। तो अब हम देखेंगे फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हम देखेंगे। और इसमें क्या होता है सबसे पहले तो हम इसके रीजंस में देखते हैं। In 1797, Lord Wellesley sailed for India. By this time, England was struggling for its survival against the France all over the world. 1797 में 1797 वेलेजली जो हैं, वेलेजली क्या है, फिर आ रहे होते हैं भारत। वेलेजली आ रहे हैं भारत, ठीक है, भारत के लिए निकल चुके हैं। और उस समय जो इंग्लैंड है, इसी समय इंग्लैंड का स्ट्रगल चल रहा है, स्ट्रगल्स अगेंस्ट फ्रांस। पूरी दुनिया में जगह जगह फ्रांस और इनके बीच में संघर्ष चल रहा है। इन 1801 Napoleon Bonaparte had made an alliance with Russia and prepared a serious plan to invade India via हेरात एंड कांधार। अब क्या हो रहा है देखिए, 1801 में इधर नेपोलियन जो बोनापार्ट है वो रसिया के साथ में अलायंस बनाता है, ठीक है। किसके साथ में अलायंस बनाता है? रसिया के साथ में। और प्लस सार, TSAR, सार, रसिया और सार के साथ में वो अलायंस बनाता है और प्लान कर रहा होता है इंडिया में इन्वेड करने का, ठीक है। प्लान कर रहा होता है इंडिया में इन्वेड करने का। अब जब वो इंडिया में इन्वेड करने का प्लान कर रहा है, इधर टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट एज एन अपॉर्चुनिटी टू आउस्ट द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। अब उसको दिखता है यहाँ पे मौका, किसको? टीपू सुल्तान को, कि अगर नेपोलियन बोनापार्ट भारत पे हमला करता है तो उनका और ब्रिटिश के बीच में होगा बवाल, और उसमें हम क्या हो जाएंगे, हम फायदा उठा लेंगे और ब्रिटिशर्स को हम बाहर से भारत से उखाड़ फेंकेंगे। ये उसका प्लान बनता है। Hence he entered into negotiations with the French and went for elaborate preparations for war with the English. Accordingly, he planned a flag of liberty at Seringapatam and styled himself as citizen Tipu.
अब यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट आ रहा है, इसमें दिखा उसको मौका कि ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना है। ठीक है, अब वो क्या करता है, वो फ्रेंच के साथ में नेगोशिएट करता है, फ्रेंच के साथ में नेगोशिएट कर रहा है, फ्रेंच नेगोशिएशंस। फ्रेंच के साथ में नेगोशिएट करता है टीपू, और डिस्कस करता है कि कैसे हम जो है वो प्रिपरेशंस हमारी क्या है, युद्ध के लिए हमारी तैयारियां क्या हैं। और उसके बाद वो प्लांट करता है एक फ्लैग ऑफ लिबर्टी, फ्लैग ऑफ लिबर्टी। हम प्रीवियस चैप्टर में, इस प्रीवियस लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले भी जहां पे हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया था, सॉरी थर्ड चैप्टर कंप्लीट किया, तभी तो हम फोर्थ चैप्टर देख रहे हैं। थर्ड चैप्टर हमने कंप्लीट किया, वहां पे जब हम मैसूर को एक स्टेट के रूप में निकलना दिखा रहे थे, तो वहां पे हमने आपको ये फ्लैग ऑफ लिबर्टी आपको बहुत अच्छे से समझाया था। जो ये कहाँ होता है, सेरिंगपट्टम में होता है। कहाँ होता है, सेरिंगपट्टम। हिंदी में इसको बोलते हैं श्रीरंगपट्टम। क्या बोलते हैं, श्रीरंगपट्टम। 1792 में वही श्रीरंगपट्टम की संधि होती है। श्रीरंगपट्टम या श्रीरंगपट्टनम, आप जो बोलना चाहें, दोनों सेम चीजें हैं, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो वहां पे फ्लैग ऑफ लिबर्टी जो है वो प्लांट करता है। ठीक, एक्चुअल में ये फ्लैग ऑफ लिबर्टी नहीं है, ये प्लांट ऑफ लिबर्टी है। ठीक है, आजादी का पौधा। क्या है, प्लांट ऑफ लिबर्टी। कौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत कम लोग जानते हैं कि प्लांट ऑफ लिबर्टी किसने लगाया था। तो टीपू सुल्तान ने लगाया था। उस समय चल रही थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसका ये मेंबर बनता है। इसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई, अब मैं सब चीज एक्सप्लेन दोबारा नहीं करूंगा। ठीक है, आप उसको प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देखें। आफ्टर दैट ही ऑल्सो एम्प्लॉयड द फ्रेंच कमांडेंट मोन्सियर रेमंड, मोन्सियर रेमंड। और इसके अलावा ये क्या करेगा, मोन्सियर रेमंड, इसको अपॉइंट करता है। ये कौन है, फ्रेंच कमांडेंट है। कौन है, फ्रेंच कमांडेंट है। इसको अपॉइंट करता है और 14,000 लोगों की आर्मी बनाता है। 14,000 लोगों की आर्मी बनाता है। He also employed the French commandant Monsieur Raymond and raised an army of 14,000 men with his help. इसकी हेल्प से 14,000 आदमियों की एक सेना खड़ी करता है। All these activity of Tipu has annoyed the Lord Wellesley. Therefore, when Tipu rejected the offer of subsidiary alliance, the war began. जो subsidiary alliance का ऑफर करता है, कौन, वेलेजरी करता है इसके लिए, तो वो मना कर देता है। अब जब वो मना कर दिया तो उसके बाद हो जाता है युद्ध। और युद्ध में फिर वही, अगर हम कोर्स ऑफ वॉर देखते हैं, कोर्स ऑफ वॉर अगर हम देखें युद्ध की मतलब युद्ध कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उसका सीन अगर हम समझे, उसको बोलते हैं कोर्स ऑफ वॉर। तो जब हम युद्ध के बारे में बात करें तो फिर वही ब्रिटिश के सपोर्ट में कौन है, निजाम और हैदराबाद, निजाम और हैदराबाद। और इधर है मैसूर। इधर जब मैसूर है तो मैसूर में क्या होगा, इसकी हेल्प कर रहे हैं फ्रेंच, मैसूर की हेल्प कर रहे हैं फ्रेंच। और जीतता कौन है, ये जीत जाते हैं ब्रिटिश, वोन। और इसके बाद इसी में होती है बैटल ऑफ सेरिंगपट्टम। क्या होती है, बैटल ऑफ सेरिंगपट्टम। श्रीरंगपट्टनम का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध होता है। और टीपू सुल्तान यहाँ पे अपनी आर्मी के साथ में अपनी सिटी को बचाते हुए यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। 1799 में यहाँ पे ये युद्ध हो रहा है। भाई सेरिंगपट्टम तो इसका क्षेत्र है ना, यहाँ तक अंग्रेज आ गए। अब इसको बचाते बचाते 1799 में टीपू हो जाते हैं खत्म। टीपू डाइड। द कंपनी मराठास and Nizam annexed the remaining territories of Mysore. The company had acquired the sea coast of Lower Peninsula. As a result, the threat of French from the Malabar coast was
कंप्लीटली वाइप्ड आउट। अब क्या होता है, जो आपका प्रायद्वीपीय भारत का जो कोस्ट है, जो आपका अगर हम बात करें, ये अगर आपका भारत का निचला हिस्सा है, तो जो ये प्रायद्वीपीय कोस्ट का यहाँ पे ये मैसूर था, तो जो ये हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा ले लेते हैं अंग्रेज, कोस्टल एरिया। ठीक, तो अब क्या होता है, इधर से जो मालाबार तट से फ्रेंच का डर था वो भी खत्म हो जाता है। और उसके अलावा क्या होगा, द कंपनी हैड रिस्टोर्ड द वुडियार डायनेस्टी। अब यहाँ से जो मैसूर, जो हैदर अली के पहले यहाँ पे वुडियार डायनेस्टी हुआ करती थी, वापस से वुडियार डायनेस्टी को ले आते हैं और उनका प्रिंस है कृष्णा राजा, उसको बनाते हैं न्यू रूलर। ठीक है, तो टीपू सुल्तान के बाद अगर हम देखें मैसूर का राजा कौन बना, तो कृष्णा राजा बने। कृष्णा राजा वॉज द प्रिंस ऑफ वुडियार डायनेस्टी। इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर जगह आपको नहीं मिलते। हर कोई मैसूर में टीपू सुल्तान को के मरने के बाद की चीज़ों को बताया था कि इसके बाद मैसूर खत्म हो जाता है, अंग्रेजों के कब्जे में आता है, बट ऐसा नहीं है। मैसूर जब वहाँ पे युद्ध समाप्त होता है, उसके बाद अंग्रेज वहाँ पे वुडियार डायनेस्टी, जो आपका वुडियार जो राजवंश था, उसको दोबारा से लेके आते हैं और उनका प्रिंस है कृष्णा राजा, उसको राजा बनाते हैं। क्या नाम है उसका? कृष्ण राजा। उसको दोबारा से राजा बनाते हैं। एंड ऑल्सो द रिमेनिंग टेरिटरी ऑफ मैसूर, दैट इज एरिया अराउंड मैसूर एंड सेरिंगपट्टम, वॉज गिवन बैक टू वुडियार डायनेस्टी। और जो सेरिंगपट्टम उसके आसपास का मैसूर का एरिया था, उसको वुडियार डायनेस्टी को वापस से दे देते हैं, जो वुडियार डायनेस्टी के समय, हैदर अली के पहले उनके पास हुआ करता था। फाइनली ब्रिटिश कंपेल्ड द वुडियार डायनेस्टी टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस। फिर बाद में सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत जो है, फिर उसको वो अपने में वापस बुला लेते हैं, मतलब अपने में मिला लेते हैं। इन दिस वे ब्रिटिश सक्सीडेड इन गेनिंग कंट्रोल ओवर नॉट ओनली मैसूर बट ऑल्सो इंटायर साउथ इंडिया। अब पूरे दक्षिण भारत पे उनका कंट्रोल हो जाता है। 1831 में विलियम बेंटिक टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ मैसूर ओवर द इशू ऑफ मिस गवर्नेंस। और 1831 में वो जो आपके विलियम बेंटिक हैं, वो मैसूर पर कुप्रशासन का आरोप लगाते हुए उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं। और फिर 1881 में लॉर्ड रिपन अगेन रिस्टोर्ड वुडियार डायनेस्टी। और फिर लॉर्ड रिपन 1881 में फिर से वुडियार डायनेस्टी को ले आते हैं। तो ये सब खेल चलता रहता है। आपका मेन जो है वो टीपू सुल्तान पे खत्म हो जाएगा, और टीपू सुल्तान के बाद में आपका जो वुडियार डायनेस्टी को दोबारा से वो स्टैब्लिश करते हैं, स्थापित करते हैं, वहां पे उसका राजा फिर से बनाते हैं कृष्णा राजा को, जो कि वुडियार डायनेस्टी का प्रिंस है। और इसी के साथ आपका जो मैसूर का कॉन्क्वेस्ट है, मैसूर की विजय है, वो समाप्त होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मराठा। और मराठा देखने के बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे, तो और भी जितने इन लोगों ने एक्सपेंशन किए हैं, जहां जहां इन्होंने जीत की, जैसे सिंध हो गया, पंजाब हो गया, सभी को हम पूरी तरीके से देखेंगे। और फिर हम उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। तो खैर, अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, मेरे फैक्ट्स, मेरी थ्योरीज, मेरी स्टोरीज आपको समझ में आ रही हैं, और आपको अगर कुछ नॉलेजेबल चीज़ें यहाँ से मिल रही हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।